जैसा कि स्टोरेज फुल हो जाने के कारण आगे वीडियो नहीं बन पाया था, उसके आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जो चीज़ पढ़ा था, अगर हमने एयर ले लिया और वैक्यूम ले लिया तो दोनों के लिए सेम कंडीशन की बात किया था। के की मान एक ही रखा था। एफ ए माने यहाँ पे एयर के लिए लिया था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर इक्वेशन 1 मान लिया था, इसकी इक्वेशन 2 मान लिया था। इन दोनों को 2 से 1 में डिवाइड कर दिया था, ये मैंने लिखा है। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से हमने क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। तो ये वाला पार्ट कट गया था, ये पार्ट कट गए थे, ये भी कट गए थे, ये भी कट गए थे, बचा क्या था, के कट गया था। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो n है ये n कहाँ पहुँच जाता है, सबसे ऊपर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर k क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर पहुँच जाएगा। इस हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, एफ ए अपान में एफ एम बराबर में k आ जाएगा। ठीक, तो हम आगे मिटाने ही जा रहे थे, तब भर में वीडियो कट गया था, स्टोरेज फुल हो गया था। तो अभी तक स्टोरेज मैनेज कर रहे थे कई चीज़ों को डिलीट करके। अब उसी के आगे बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो एयर का है, ये किसका है, एयर का है, और ये m किसका है, कोई मीडियम है। मैं कहता हूँ अगर k की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मैं कहता हूँ कि ये देखो मैंने लिखा भी था, k की वैल्यू 1 से, अगर k की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इस तरीके से क्या होगा, मैं कहता हूँ कि एफ ए अपान में एफ एम जो है, एफ ए अपान में एफ एम जो है वो क्या हो जाएगा, 1 से ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो इसके हिसाब से 1 से ज़्यादा होगा, ये भी वैल्यू क्या होगी, 1 से ज़्यादा होगी। ठीक, अब बताओ यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पे एफ ए इधर हो जाएगा, एफ एम इधर हो जाएगा। समझ में आना चाहिए मैं जो बात बताना चाहता हूँ। मैंने क्यों यहाँ पर ऐसी चीज़ों का उपयोग किया, यहाँ पे हमने जो के लिए एक ही वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि एयर और वैक्यूम को देखोगे लगभग में उनकी वैल्यू कितनी है, 1 है। और मुझे ये चीज़ पता है कि मीडियम नीचे, मीडियम क्या है, नीचे है। अब मीडियम की वैल्यू बड़ी हो सकती है। अगर मैं बड़ी चीज़ों से अगर छोटी चीज़ों में भाग करूंगा तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत छोटी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी। अब मुझे पता है कि एयर की वैल्यू हाईएस्ट 1 हो सकती है। मैंने कहा जो बराबर लगो, मैंने कहा इसको 1 के बराबर मान के चलते हैं, अभी 1 से बड़ा मान के चलते हैं। तो मैंने क्या किया, एफ ए अपान में एफ एम जो था मैंने उसको 1 से बड़ा दिखा दिया। जैसे हमने 1 से बड़ा दिखा दिया तो मैंने इन चीज़ों को ऐसे घुमा दिया, घुमा दिए। तो घुमा देने के बाद हमें क्या पता चला, यहां से अभी भी कुछ नहीं पता चला। अब मैं क्या करूंगा, एफ ए अपान में एफ एम जो था, अब मैं कह दूंगा लगभग में बराबर किसके हैं, के के। ठीक है, एफ ए अपान में एफ एम जो है लगभग में बराबर है किसके, के के। किसके बराबर में है, के के। ध्यान से समझना इस बात को। यहां पे एफ ए जो है, जो मीडियम वाला चीज है, मीडियम से बड़ा कौन है आपका, एयर वाला। कौन है, एयर वाला, वैक्यूम वाला। आपने अगर थोड़ा सा भी परमाणु की संरचना नामक चैप्टर पढ़ा होगा, कौन सा चैप्टर, परमाणु की संरचना, तो वहां पे एनोड कैथोड की खोज के बारे में पढ़ा था। जूलियस प्रकर ने क्या किया था, बार बार वोल्टेज लगाया था, एक ऐसा ही चीज ना, परख नली लिया था, ये सारी चीज में वोल्टेज लगाया था बार बार ना, बैटरी से जोड़ दिया था, याद होगा थोड़ा चीज। तो इसमें किरणें क्या भाग रही थी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भाग रही थी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भाग रही थी, चमक उत्पन्न हो रहा था। ये चीज आपने पढ़ा होगा, पढ़ा ही नहीं पढ़ा है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं यहां पर जो बात करने का प्रयास कर रहा हूं, तो यहां पर जो ये मीडियम की बात मैं कर रहा हूं, मीडियम किसकी बात कर रहा हूं, मीडियम की बात कर रहा हूं। और मीडियम में किसकी बात कर रहा हूं, मीडियम को मैंने इसीलिए नीचे रखा, एयर को इसीलिए ऊपर रखा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, कम थी। और किसी वो देखो इस एक्सपेरिमेंट क्या था, निर्वात में पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था। निर्वात माने वैक्यूम में किया गया था, तभी ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तभी एक्सपेरिमेंट क्या हो गया था, सफल हुआ था। तो इसीलिए मैंने एयर को कहां पे रखा, ऊपर रखा। और एयर में कोई भी चार्ज को फ्लो करा पाना आसानी से फ्लो करा सकते हो। हवा में, वैक्यूम में किसी भी चार्ज को आसानी से फ्लो करा दोगे। अब एक सिंपल सा और थोड़ा सा क्वेश्चन तुम्हें बताता हूं चीजों को। तुम्हारे घर में लाल वाला बल्ब देखा, लाल वाला बल्ब 100 वाट वाला, 200 वाट वाला, उसमें एक थोड़ा छेद कर दो, उसको जला के देखो, जलेगा। जैसे जलेगा फुच्चे से फूट जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, बंद हो जाएगा। तो वही चीज यहां पे समझाना चाहता हूं कि ये जो एयर है, एयर में क्या होता है, चीजें बहुत जल्दी करंट को फ्लो कराया जा सकता है। वैक्यूम में करंट को बहुत जल्दी फ्लो कराया जा सकता है। लेकिन अगर मीडियम बड़ा है तो उसमें करंट को फ्लो कराना बहुत ज्यादा कठिनता का सामना करना पड़ेगा।
अब मैं कहूं ग्लास में करंट को फ्लो कराना है, कठिन है कि नहीं कठिन है? तो यहां पर समझो, यहां पर जो मैं बात करने चल रहा हूं ये कांस्टेंट एफ बराबर में एफ एम जो है कांस्टेंट के बराबर में हो गया, मतलब माध्यम के क्या हो गया, बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? माध्यम के बराबर हो गया। तो इस बात से हमें यह स्पष्ट हो रहा है एफ एम जो है, मैं इसको इधर भेज दे रहा हूं, इसको नीचे भेज दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा एफ एम अगर इधर आ गया तो इसके नीचे क्या हो जाएगा के, मतलब एफ ए अपॉन में के। इस बात से सीधा सीधा हमें देखो, हमें जो चीजें समझना है उस चीज को समझो। हम ये चीज बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी मीडियम में, इससे यही बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम आ जाए, कोई दो चार्ज के बीच में अगर कोई मीडियम आ जाए, कोई क्या आ जाए, माध्यम आ जाए, कोई मीडियम आ जाए, तब क्या होगा, करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, करंट ज्यादा फ्लो करेगा कि कम फ्लो करेगा। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, मीडियम पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, मीडियम पर। मतलब किन्हीं दो चार्जों के बीच में कौन सा मीडियम रखा है जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये चार्ज ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा, कम तेजी से फ्लो करेगा। तो ये बात एक स्पष्ट लाइन में अगर लिखा जाए, इस बात को अगर लिखा जाए तो उस अवस्था में बल का मान घट जाएगा। मतलब क्या बोलना चाहता हूं कि अगर जब दो चार्ज के बीच में कोई माध्यम रख दिया जाता है, उस अवस्था में फोर्स का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। सिंपल सी बात है। जब भी कोई माध्यम, कोई दो चार्ज के बीच में कोई माध्यम रख दिया जाए, कोई मीडिएटर बना रख दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, चार्ज का मान अपने आप स्वतः ही, बल का मान अपने आप ही घट जाएगा। बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जितनी हमको बिजली पहुंचानी थी उतनी बिजली हम नहीं पहुंचा पाएंगे। तो फोर्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना, किसी भी मीडियम के अगर बीच में, किसी भी मीडियम के बीच में अगर कोई चार्ज, कोई मीडियम के किसी दो चार्ज के बीच में अगर क्या रख दिया जाए, कोई माध्यम रख दिया जाए, कोई मीडियम रख दिया जाए, तब क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर मीडियम को हटा दिया जाए तब फोर्स ज्यादा तेजी से बहेगा, फोर्स ज्यादा तेजी से लगेगा, करंट ज्यादा तेजी से बहेगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? अब देखो मेन चीज जो हमारा जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों के रूप में पहले हम क्वेश्चन लगाना सीखते हैं, 2-3 क्वेश्चन करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले तो कुलॉम्स लॉ के बारे में सिंपल लाइन में अगर हमें एक बात याद रखना है तो वही 2 से 3-4 बातें याद रखनी है। बाकी इतनी चीजें कचाड़ा थी, कचाड़ा चीजों को हमको ज्यादा से ज्यादा नहीं याद रखना है, कम ही याद रखना है। हमें याद क्या रखना है, कौन कौन सी चीजें, केवल कुलॉम लॉ का जो फार्मूला होता है F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। यही बात हमको इस फार्मूले को याद रखना है, बाकी कोई बात नहीं है। के माने क्या होता है, मीडियम होता है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर में 9 होती है। और इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10 की पावर में -12 होता है। इस एप्सिलॉन नॉट का बीमा भी याद कर लो, डायमेंशन भी याद कर लो, बाकी और कोई चीजें नहीं याद रखना है। बाकी जितने भी सवाल हम आपको लगा के दिखाएंगे, केवल इसी से लगा के दिखा देंगे। चलिए एक सिंपल सा पहले एक सवाल लेते हैं, अपना आसान से सवाल हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे। सवाल चलो लगा के दिखाता हूं आपको। अगर देखो ध्यान सुनना, सबसे पहले आसान सा क्वेश्चन लूंगा। कह रहा हूं अगर दो प्रोटॉन हैं, क्वेश्चन लिख लो ज्यादा सही है। 2 प्रोटॉन को, मैं भी लिख दूं क्या, 2 प्रोटॉन को कितने, 2 प्रोटॉन को वायु या निर्वात, 2 प्रोटॉन को वायु या निर्वात में परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। 0.1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। 0.1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इनके बीच लगने वाला
वैद्युत बल का मान बताएं। वैद्युत बल का मान क्या होगा, क्या होगा। देखो बहुत आसान सा चीजें हैं, समझने का प्रयास करिए। वास्तविकता में क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बहुत इजी सा, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहां पे कह रहा है 2 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है। कितने हैं? 2 प्रोटॉन है। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों का चार्ज कितना होता है? हमेशा सेम होता है। 2 प्रोटॉन को वायु या निर्वात में परस्पर उनके जो बीच की जो दूरी दी गई है, हमें कितना दिया गया? 0.1 मीटर दिया गया है। हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल फोर्स के बारे में बता दो, मतलब एफ की बात बताओ। अब मुझे पता है जो प्रोटॉन होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं, जो प्रोटॉन होते हैं, वो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन हैं, 2 के दोनों प्रोटॉनों का चार्ज कैसा होगा? बराबर होगा, क्योंकि एक ही बिरादर के हैं। तो चार्ज कैसा होगा? बराबर होगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन को मैं कहता हूं अगर Q1 है तो दूसरा प्रोटॉन क्या है? Q2 है। क्योंकि कह रहे हैं ना 2 प्रोटॉन को वायु या निर्वात में परस्पर इतनी दूरी पर रखा गया है, मतलब एक प्रोटॉन यहां पे है तो एक प्रोटॉन यहां पे है, इनके बीच की दूरी कितनी दे दी गई? 0.1 मीटर दे दी गई। अब तुम्हें यह बताओ प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। बस इलेक्ट्रॉन निगेटिव में हो जाता है और प्रोटॉन पॉजिटिव में हो जाता है। तो कितना चार्ज होता है? अगर मैं कहूं Q1 बराबर में Q2 बराबर में 1.6 गुणे 10 की पावर में -19 कूलम। अब बताओ क्या सवाल लगा पाना कठिन है? नहीं, कठिन में क्या, वैद्युत बल का फार्मूला लगा दो भाई साहब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। अच्छा यहाँ पे K लिख सकते हो आप, चाहे तो K लिख दीजिए, क्योंकि K का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक, अब देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, इस टोटल वैल्यू का मान कितना आएगा? तुम कहोगे 9 गुणे 10 की पावर में 9 इंटू ये Q1 है, ये Q2, 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर में 19 गुणे 10 की पावर में माइनस का 19 अपॉन में क्या? 0.1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर समझना 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है कि नहीं? 256। तो यहां पे मैं इस चीज को डायरेक्ट स्किप करके 9 गुणे 10 की पावर में 9, अच्छा मैं जबरदस्ती लिख रहा हूं, वैसे मैं चाहता हूं तो यही कर देता, 2.56 गुणे, अब बताइए ये कितने हैं? 19 है। ये कितना है? 19 है। 19 गुना कितना होता है? 38। इस 38 में एक 19 एक 9 हटा दो तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर में माइनस का 29। तो ये हटा देना पड़ेगा यहां से, समझ में आया ना? नीचे कितना आ जाएगा? 0.1 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव खसक जाएगा। खसकेगा नहीं? खसकेगा दशमलव, खसक जाएगा। खसकेगा नहीं? खसकेगा, खसक जाएगा। अगर मैं कहूँ 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.001 हो जाएगा ना? तो मैं कहता हूँ निगलेक्ट मान लो, उसको हटा ही दो एकदम ऐसे, चाहो तो हटा दो, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में? चाहो तो हटा दो, क्योंकि निगलेक्ट कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस चीज को गुणा करो, 9 का गुणा कितने में करो? 25, 2.56 में गुणे 10 की पावर में 29 लिखा गया। जैसे इन चीजों को पूरा सॉल्व करोगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, जिसका पूरा फार्मूला जो आएगा, पूरा जो वैल्यू आएगी तो लगभग में आएगी F बराबर में 23 कितना आएगा? 23.04 गुणे 10 की पावर में माइनस का 27, ये न्यूटन में आएगा। ठीक है, अब चाहो इसको और आसान कर सकते हो, F बराबर में 2.304 गुणे 10 की पावर में कितना? एक कम और कर दोगे, क्योंकि यहां से 10 निकल गया तो 26 हो जाएगा न्यूटन। अब गुणा भाग तुम्हारे ऊपर है जिम्मेदारी। गुणा भाग किसके ऊपर? तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है। समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? क्यों मैंने इस चीज को निगलेक्ट कर दिया? क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। वास्तविकता में एक जब बहुत छोटा है, अगर नहीं हो रहा है, आप सोच रहे हो अगर ऐसा क्या कर दिए, तो ऐसा ही करके दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखना है। यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे आप चाहे इसको उड़ा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा ना? अब 1/10 का स्क्वायर कर लो तो क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर करोगे 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो 100 क्या हो जाएगा? 100 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाएगा पॉजिटिव का हो जाएगा,
हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मैंने इन चीज़ों को यहाँ डायरेक्ट खींचने का प्रयास किया, यहाँ पे डायरेक्ट। तो नेगलेक्ट बोल रहा था ना, मैं अपने दिमाग में नेगलेक्ट लेकर चल रहा हूँ चीज़ों को। देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि आपको उतनी जल्दी नहीं समझ में आने वाला है, क्योंकि आप बहुत बेसिक से चीज़ें देख रहे हो, इसलिए यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ आसानी से। देखो यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखा हूँ 9 गुणे 10 की पावर में 9, पहला सवाल आसानी से लगा देता हूँ। 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन में कितना 0.1 का होल स्क्वायर। चाहे तो यहाँ पर उड़ा दिया तो 1/10 हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये कहाँ पहुँचेगा 10 की पावर में -2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको ऊपर पहुँचा 10 की पावर -2, लेकिन अब फिर से ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। 9 गुणे 10 की पावर में 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर में -19 गुणे 10 की पावर में -19 इंटू 10 की पावर में 2 हुआ। बटे में कितना, कुछ नहीं रहा, बटे में कुछ नहीं रहा। अब मैंने इस चीज़ों को भी सॉल्व किया, कितना आया 2.56, इसको कितना लिखा 9 गुणे 10 की पावर में 9 गुणे 10 की पावर में 19 गुणे -10 की पावर में -19। अब पूरा सॉल्व कर दो भाई साहब, जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा। देखो 19 दूना कितना होता है 38, 38 में कितना घटा देना है 9, कितना आ गया 29, लेकिन 2 पॉजिटिव का था, कहाँ गया 2 पॉजिटिव का, कहाँ लिखा मैंने, अच्छा ये ऊपर पहुँचाया था, कहाँ लिखा 10 की पावर 2, कहाँ पे लिखा हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ 10 की पावर में 2, ठीक। तो ये कहाँ पहुँच गया, ऊपर पहुँचा, तो कितना हो गया 27 हो गया, कितना हो गया 27 हो गया। अब इन सब का जब गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 23.04 गुणे 10 के पावर में -27। फिर ये अब बराबर क्या आ जाएगा 2.304 गुणे 10 के पावर में कितना -26। अब फोर्स का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। समझ आया नहीं समझाया, तो मैं वहाँ निगलेक्ट इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि हाँ इसको मैं कहाँ लेके चलूंगा, ऊपर लेकर चल के 10 की पावर में 2 डायरेक्ट जोड़ दूंगा, 10 की पावर क्या कर दूंगा डायरेक्ट जोड़, इसलिए मैं निगलेक्ट बोल रहा हूँ चीज़ों को। समझ आ रहा है ना, इसलिए मैंने बोल दिया। अब देखो आगे सवाल समझ आया कि नहीं समझ आया। तो 2 प्रोटॉन की बात करेगा, अगर मानो 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर दिया तब माइनस रख के करना, सिंपल सी बात है, ठीक। अब माइनस नहीं, माइनस रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सेम रखना 1.6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाएंगे। समझ आ रहे हैं ना, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे, प्लस ही हो जाएंगे। तो कोई जरूरत नहीं है, चार्ज को आप पॉजिटिव रखो चाहे निगेटिव रखो, वही सेम कंडीशन बनने वाले हैं। अगर मैं यही कह देता इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉनों वायु और निर्वात के बीच में रखा गया है, सेम वही आंसर आता, आंसर सेम ही आता। क्यों, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब एक और सवाल लगाते हैं, एक और सवाल लगाते हैं जो आया हुआ सवाल है। अब जो जेईई मेंस में आते हैं सवाल उन पर बात करते हैं। अभी मैंने जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इसकी बात किया था। हमने जैसे जब ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था तब हमने इसकी बात किया था। चलिए सवाल सुनना, यदि 2 समान बिंदु आवेश इक्वल पॉइंट चार्ज, लिख दे, लिख दे, अच्छा लिख देता हूं। लिखो, यदि 2, लिख देता हूं ऐसे पकड़ के, यदि दो समान बिंदु, यदि 2 समान बिंदु आवेशों ब्रैकेट में इक्वल पॉइंट चार्ज, इक्वल पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, दुगुना कर दिया जाए, और उसके व्यक्तिगत आवेशों के बीच, व्यक्तिगत आवेशों को भी दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, कर दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाले बल में क्या परिवर्तन होगा,
सवाल बहुत आसान सा है, सवाल सुनना। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्ज इज डबल्ड एंड देयर क्या इंडिविजुअल चार्ज आर आल्सो डबल, व्हाट शुड हैपन टू द फोर्स बिटवीन देम। क्या होगा जब हम दो समान बिंदु आवेश वाले, जिनका दोनों का आवेश क्या है, सेम है, दोनों का आवेश क्या है, सेम है, और उनको क्या कर दें, दुगुना कर दें। अगर मैं कहता हूं अगर हमारे पास जो Q1 है, अगर इस Q1 को डबल कर दूं, कह रहे दोनों को डबल कर दो। यदि दो समान बिंदु आवेश के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो उनके व्यक्तिगत आवेशों को भी दुगुना कर दिया जाए। अगर Q1 2Q हो गया तो Q2 भी 2Q2 हो जाएगा। ध्यान समझना, कह रहे यदि दो समान बिंदु आवेश हैं, दो ठो समान बिंदु आवेश हैं, मतलब पहले हमारे पास एक Q1 चार्ज है और दूसरा चार्ज क्या है, Q2 चार्ज है। कह रहा अगर इसको मैं दुगुना कर दूं, इसको भी दुगुना कर दूं और इनके बीच की दूरी को भी दुगुना कर दूं तो क्या हमारे फार्मूले में चेंज आएगा, क्या हमारे फोर्स में कुछ चेंजेस आएगा। मैंने कहा ठीक है, चार्ज को मैं पहले दुगुना कर देता हूं, दोनों चार्ज को दुगुना कर देता हूं और उनके बीच की दूरी को भी क्या कर देता हूं, दुगुना कर देता हूं। आर स्क्वायर, अगर आर स्क्वायर है तो 2r इंटू 2r लिखूंगा, क्योंकि एक r को आप ऐसे ही लिखोगे ना, r इंटू आर, इनको भी दुगुना करना है। आप चाहे तो यहां पे 4 लिख सकते थे डायरेक्ट, मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको आसानी समझ में आ जाए। तो दुगुना कर दो, 2r का होल स्क्वायर। तो यहां पे जैसे इसको दुगुना करोगे तो क्या हो जाएगा बाबू साहब बताओ, 4r स्क्वायर हो जाएगा। तो आप फिर से इसको ऐसे ही बांटोगे ना, एक इसके साथ 2 दे दोगे, इसके साथ एक, तो आप ऐसे लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे। अब हमें क्या करना है, फिर से वही फार्मूले को अप्लाई करना है। हमारा फार्मूला क्या है, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, हटा दो इसको। F बराबर में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, केवल इतना ही ले सकते हैं। अब मैंने कहा Q1 को कितना कर दो, 2 गुना, 2Q1 प्लस Q2 को 2Q2 सॉरी प्लस कहना लगा इंटू बटे में ये क्या लिखना है, 4r स्क्वायर। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। देखो फिर से वही चीजें आ गई, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, अगर दुगुना कर दें और उनके बीच की दूरी को भी दुगुना कर दें, चार्जों को भी दुगुना कर दें, तो फोर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यही चीज यहां पे फिर से कहूं, सवाल अगर मैं कहूं दूं कि अगर हमारे पास 3 बिंदु आवेश थे, कितने बिंदु आवेश थे, 3 बिंदु आवेश थे। अब 3 बनाना पड़ेगा, लेकिन एक पहले अप्लाई करेंगे फिर एक अप्लाई करेंगे। अब जैसे यहीं पे खत्म हो जाए, मतलब अलग से अगर मैं इसको कहूं, अगर यहीं से आगे सवाल फिर से आगे से बढ़ाना हो यहां से, अब मैं यहाँ क्या करूंगा, अब सवाल में चार्ज दे दूंगा। तो हमें घबराना नहीं है, पहले क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने जो सवाल लिखा है पहले दुगना तिगुना दे दिया। अब कह रहा है इसके आगे, यही सवाल लिख दूं, इसके आगे जो फोर्स प्राप्त होगा, जो फोर्स प्राप्त होगा उस पर 15 न्यूटन का बल लगता है। साथ ही साथ उनके बीच की दूरी 5 मीटर हो जाती है। तो उनके दोनों चार्ज में एक चार्ज
5 कूलाम का है तो दूसरे चार्ज का मान बताएं। दूसरे चार्ज का मान बताएं। अब देखो सवाल यहीं के बाद ऐसे आगे बढ़ा देगा, ऐसे बढ़ाता चला जाएगा। अब घबराना नहीं, हमें यहां से सॉल्व करना है, यहां से हमें कोई दिक्कत नहीं था, वो फर्जी का चीजें था, हमें इस पर कोई दबाव ही नहीं डालने की जरूरत थी, समझा, दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब कभी भी दुगुना या तिगुना 4 गुना 5 गुना पूछे तो हमें उससे कभी डरने वाली बात नहीं है, हम उसके आगे ध्यान देना है। समझ में आ रहा है ना? क्या बोला था? यदि 2 समान बिंदु आवेश इक्वल पॉइंट चार्ज के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया, उनके बीच की दूरी को भी क्या कर दिया जाए? दुगुना कर दिया जाए। क्या बल पर प्रभाव पड़ेगा? क्या फोर्स पर प्रभाव पड़ेगा? तो कुछ नहीं प्रभाव पड़ने वाला है। क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं प्रभाव पड़ने वाला है। तो बड़ा आसान सा सवाल था। अब अगर मैं कहता यही सवाल के आगे वाला सवाल सॉल्व कर दो, तो आगे सवाल सॉल्व करना है, तो हमको ये सारी चीजें इतनी भूल जानी है, यहां से सवाल सॉल्व करना है। समझ में आना है कहाँ सवाल सॉल्व करना है? उसके आगे से सवाल को सॉल्व करना है। जैसे एक सवाल और बोलता हूं, जैसे 2024 का आया हुआ है और इरोडो का सवाल है। कहाँ का है? इरोडो का सवाल है। ये सारी चीज़ों को मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूँ कि हिंदी में समझ में आ जाएगा। हम क्वेश्चन को इंग्लिश में भी बोल दे रहे हैं, दोनों मीडियम की बातें हो जा रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, हिंदी में समझ में आ जाता है, इसलिए हिंदी में ही बातें करो, ज़्यादा सही है। सवाल लिखना, अगर मैं कहूँ इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कूलम्ब फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो जो क्वेश्चन लिखा गया है, बोला गया है इन हाइड्रोजन लाइक सिस्टम द रेशियो ऑफ कूलम्बियन फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्बियल फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड a proton is in the order of, ऑप्शन जो लिखा गया पहला 10 की पावर में 19, दूसरा 10 की पावर में 39, तीसरा जो लिखा गया 10 की पावर में 29, चौथा लिखा गया 10 की पावर में 36। अब इसको सॉल्व करना है। कहा गया है एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का सिस्टम है, हाइड्रोजन का एक तंत्र है। क्या है? एक हाइड्रोजन का तंत्र है। अब देखो हिंदी में थोड़ा कठिन है, इंग्लिश में भी सेम बात करोगे तो सेम ही चीज़ें हैं। समझ आ रहा है ना? सेम ही चीज़ें हैं। और सवाल को सॉल्व करना है हमको, सवाल को क्या करना है? सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। समझ आ रहा है ना? अब बताओ, पहली बात है हमें ग्रेविटेशनल फोर्स देखना है, और कौन सा फोर्स देखना है? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्बियल फोर्स। जो पहले पूछेगा, कूलम्बियल फोर्स अगर पहले पूछा है तो कूलम्बियल फोर्स को पहले लिखेंगे, और ग्रेविटेशनल फोर्स बाद में पूछा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स को बाद में पूछेंगे, और दोनों से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कर लोगे इतना? अच्छा, इसका डायरेक्ट जो आंसर होता है 10 की पावर में 39 हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 की पावर में 39। मैंने ये सवाल हूबहू ग्रेविटेशनल फोर्स में लगवाया था। कैसे होगा देखो, ध्यान से समझना। जो चीज पहले पूछे, पहले क्या पूछा गया? कूलम्बियल फोर्स पूछा गया, उसके बाद क्या पूछा गया? ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम्बियल फोर्स के लिए Fe लिख दूं तो क्या हो जाएगा? K Q1 अपॉन में R²। उसके लिए क्या हो जाएगा? किसके लिए? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए Fg लिख देता हूं ना, G M1 M2 अपॉन में R²। दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो यहां से R² कट जाएगा। अब लेकिन यहां पे देखो बोल क्या रहा था? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात करना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात करना है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अगर चार्ज की बात करोगे तो यहाँ पे सब में चार्ज लिखना पड़ेगा। तो लिखो, इसकी वैल्यू लिख दिए 9 × 10 की पावर में 9। इनकी चार्ज कितनी हो? 1.6 × -19 × 1.6 × 10 की पावर में -19
बटे में क्या लिखोगे, जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 गुणे 10 की पावर में माइनस का 11। m1 की वैल्यू कितनी होगी, m1 की वैल्यू, अच्छा मास इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर वो क्या होता है, इसका वेट कितना होता है, तो 9.1 गुणे 10 की पावर में माइनस का 31, 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस का 31। ठीक उसी तरीके से प्रोटॉन पे भी होता है 9.1 गुणे 10 की पावर में माइनस का 31। हो गया इतना। अब इसको जैसे सॉल्व करोगे तो Fe अपॉन में Fg पूरा निकल के एक वैल्यू के साथ भी आता है, उस वैल्यू जो आती है 2.27, याद रखो ज़्यादा सही है, 2.27 गुणे 10 की पावर में कितना आ जाता है 39। बहुत लंबा कैलकुलेशन है, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, ठीक है, अवॉइड कर देता हूँ इसी चीज़ें को, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो बहुत लंबा टाइम ले जाएगा। बाकी मैंने जब ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया था, कम से कम 10 मिनट लगे थे सॉल्व करने में, ठीक, क्योंकि गुणा भाग जोड़ घटाना चीज़ें हैं, कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं जल्दी, जितना करेंगे हाथ से ही करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 की पावर में 39। अगर कभी कभार इस ऐसा सवाल पूछ लेता है आगे, ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे से छोड़ देगा, उसके बाद इंटू 10 की पावर में 39 लिख देगा, पूछेगा इसकी वैल्यू बताओ, इस यक्स की वैल्यू बताओ, तो इस यक्स की वैल्यू कितनी होती है 2.27 होती है। तो आंसर नंबर कौन हो जाएगा 10 की पावर में 39, 10 की पावर में क्या हो जाएगा 39। तो हाइड्रोजन जो सिस्टम है, इस हाइड्रोजन सिस्टम में कूलॉम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में हमें बताना था, जबकि किसके किसके बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, तो यही चीज़ हमें बताना था। हमने यहाँ पर उसका वेट ले लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स में उसका हमने वेट का इस्तेमाल किया, उसके मास का इस्तेमाल किया, और जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले मैंने क्या उसके चार्ज का इस्तेमाल किया, दोनों को डिवाइड कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, एक सुंदर सा इसका आंसर आ गया। समझ में आया? बाकी सारे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, तब भी बता ही दे रहा हूँ फिर से, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या है, जब दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच, ये कहाँ का क्वेश्चन है, इरोडो का क्वेश्चन है, ठीक है। जब दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन के बीच परावैद्युत और गुरुत्वाकर्षण परस्पर क्रिया बल के अनुपात में गणना की जाए, मतलब देखो फिर से वही बात बोल रहा है, रेशियो की बात कर रहा है। पहले किस रेशियो की बात कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात कर रहा है, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है। देखो सवाल बहुत ही आसान है, सवाल ध्यान से सुनना। कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू प्रोटॉन। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन की बात कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन की बात कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन की। यहाँ पे कितने की बात किया था, एक एक की। वहां पे बोल रहा है दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा है। तो इनके बीच में हमें क्या बताना है, एट द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक चार्ज G/m ऑफ पार्टिकल वुड दिस फोर्स बिटवीन इक्वल इन देयर एब्सोल्यूट वैल्यू द केस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ इंडक्टिकल। तो ये चीजें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि हमें Fe/m बता दो, Fe में Fm बता दो। अब दो प्रोटॉन और किसके बारे में बात करना है, दो इलेक्ट्रॉन पे निकालना है। बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा, दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को याद रखना, 10 की पावर में 13 होती है। 10 की पावर में कितना हो जाती है, 13, ठीक। 10 की पावर में कितना हो जाती है, 13, याद रहेगा ना। 10 की पावर में कितना हो जाती है, 13। इसका टोटली जो आंसर आता है कितना आता है, 31.4 गुणे 10 की पावर में 13 लिख लो। 31.4 10 की पावर में 13। पॉजिटिव का आता है कि निगेटिव का आता है, तो पॉजिटिव का ही आता है, ठीक, पॉजिटिव का ही आता है। अगर इसको ऐसा लिखना चाहो ना, 3.14 गुणे 10 की पावर में कितना, 12। तो कोई पाई का मान दिख रहा है 3.14 है ना। तो याद रखो दो प्रोटॉन और दो इलेक्ट्रॉन। अब देखो याद रखोगे ज्यादा आसान है। प्रोटॉन के लिए कितना होता है, 10 की पावर में 29। अब घूम फिर के बाई चांस तुम्हारे शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ गए, तब कुछ नहीं, आसानी से याद था, आसानी से कर लिए। अगर नहीं याद होता तो बहुत लंबा कैलकुलेशन लेके चलो। तो ये बेसिक चीजें, इनको हम कहता हूँ कि याद ही रहना चाहिए। जब भी पन्ना पलटो
तो ये एक बार देख लो, हाँ 10 की पावर 29 एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के बीच में 10 की पावर 39 होता है, और साथ में x की वैल्यू कितनी होती है, 2.27 होती है। अगर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन की बात कर रहा है तो कितना होता है, 10 की पावर में 12 हो जाता है इंटू पाई, मतलब 3.14। अपने याद रखने के लिए पाई बोलना, समझ में आ रहा है, अपने याद रखने के लिए। अब देखो ये चीजें हमने कहा, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। अगर तुम इसको कहो सॉल्व किया जाए तो सॉल्व कैसे करेंगे, आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना, आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए एक बार प्रोटॉन के लिए, मैंने कराया था क्लास में, एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन के लिए, ठीक। बाकी जब भी सॉल्व करोगे एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए करोगे, दूसरा एक बार प्रोटॉन के लिए करोगे, सवाल क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व हो जाएगा। सवाल क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर नहीं आएगा तो बताना हमें, ठीक। आगे बात करें, आगे सवाल बात करें। आगे देखो एक सवाल, ये भी अपना इरोडो का क्वेश्चन है, ये भी अपना कैसे का क्वेश्चन है, इरोडो का क्वेश्चन है, ठीक। अच्छे क्वेश्चन है, लेवल वाइज क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जिनको हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए लगाने का, ठीक। तो ये क्वेश्चन शायद समझ में आया।